नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से एक सही क्रम क्या है ये बताना है हमें। ठीक है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, हमें यहाँ पर ये तीन राज्यों का स्तर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सभी ऑप्शन में बस यही है और आगे पीछे। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, तो 2011 की जनगणना में घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्य कहते हैं। जैसे कि सिक्किम की अगर हम लोग शहरी जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम की शहरी जनसंख्या कितनी है? सिक्किम की शहरी जनसंख्या कंपैरेटिवली कम होगी, ये हमें ना फील होता है। ठीक है, जैसे कि कह रहा है ना कि घटते में बात करें तो घटते में ना सिक्किम का स्थान जो है वो लास्ट में आना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, कंपैरेटिवली अरुणाचल और नागालैंड। फिर भी देखते हैं, सिक्किम की जो जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, वो 1,53,000 प्लस है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का मामला भी देखना है तो इसकी कोई 3,17,000 से प्लस है। ठीक है, अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की और भी ज्यादा है, नागालैंड की 5,70,000 प्लस है। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है घटते क्रम में हमें कैसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नागालैंड आ जाएगा, उसके बाद अरुणाचल आएगा और फिर सिक्किम आएगा। और हमारा जो डी ऑप्शन वो क्या कह रहा है, पहले नागालैंड फिर अरुणाचल फिर सिक्किम। तो कंपैरेटिवली भी मतलब हमें थोड़ा सा सही ही फील हो रहा था कि आंसर जो होगा हम लोग का वही होगा जहाँ सिक्किम लास्ट में है, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब जनसंख्या के बारे में क्या बताया इन्होंने, थोड़ा सा बातचीत कीजिए। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि समानांतर श्रेणी में होती है, यहाँ पर ये कहा गया, और जीविकोपार्जन के साधन में गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है, ये कहा गया। तो जनसंख्या की वृद्धि समानांतर श्रेणी, जीविकोपार्जन के साधन गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि। ठीक है, अब ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है? तो दरअसल जो हमारे सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, इन्होंने 1978 में एक लेख लिखा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब इन्होंने जनसंख्या के बारे में जब ये बताया तो इसमें इन्होंने ये बताया कि दरअसल किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में नहीं होती। कैसे होती है? गुणोत्तर श्रेणी में होती है। और जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। तो ये थोड़ा तो अपोजिट है हमारा ऑप्शन में, जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर, जीविकोपार्जन समानांतर। ठीक है, क्लियर है मामला। अब दोनों ही हमारे गलत हो रहे हैं, जब दोनों गलत होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, चीजें क्लियर। तो ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, मेथनॉल डीजल पदना ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आया से सही है? इस लागत प्रभावी मिश्रित ईंधन को भारत सरकार के मेथनॉल मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसको विकसित करने का उद्देश्य भारतीय रेलवे की डीजल पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है, तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन ने मेथनॉल डीजल 15 नामक ईंधन विकसित किया। अब ईंधन विकसित किया, उसको मेथनॉल मिशन में भी शामिल किया। ठीक है, तो लागत प्रभावी ईंधन है, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि मेथनॉल मिशन में शामिल कर लेते हैं। तो बात ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। क्या इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय रेलवे की डीजल पर निर्भरता को कम करना है? वैसे हम लोग बहुत सारी ट्रेन जो है अपनी कैसे चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तो तब भी डीजल की बात करनी जरूरी है, जरूरी है। आज भी हमारे जो बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं ना, वो डीजल से ही चलते हैं। तो डीजल से चलने की वजह से जरूरी है कि उसकी जो निर्भरता है कम कर रहे हैं, और उनको हम लोग मेथनॉल डीजल 15 से चला, क्योंकि लागत भी प्रभावी भी है, प्रदूषण प्रभावी भी है, दोनों ही मामलों में हमें ये लाभ दे जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, और दोनों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, नगरीय संकुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय संकुलन, अब ये होता क्या? तो देखिए, नगरीय संकुलन एक नगर ही होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक नगर और उसके संलग्न शाखाओं, ठीक है, या जैसे भारी क्षेत्र वगैरह जो होते हैं उनको जोड़ देते हैं, तो मिला जुला करके बन जाता है हमारे लिए एक नगरीय संकुलन। हालांकि नगरीय संकुलन के कुछ नियम होते हैं, उनको पालन करना होता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट। तो नगरीय संकुलन में एक वैधानिक नगर होता है, नगरीय संकुलन की जनसंख्या कम से कम 20,000 होती है।
तो देखो नगरीय संकुलन का पहला नियम ये कहता है कि इसमें एक वैधानिक नगर होना ही चाहिए, अगर वैधानिक नगर होता है तो ही नगरीय संकुलन कहते हैं, वरना नहीं कहेंगे। और 2001 की जनसंख्या के हिसाब से हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि इसकी जो न्यूनतम जनसंख्या है वो निर्धारित कर दी गई। तो नगरीय संकुलन के अंदर कम से कम 20,000 अगर लोग रहते हैं तो उसको कहा जाएगा नगरीय संकुलन। ठीक है, 2001 की जनगणना ऐसा हमें बताती है। तो पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक। अब जब दोनों ही ठीक हो गए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। एक को और दो दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है मामला? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है युग्मों में? एक तरफ राज्य है और एक तरफ साक्षरता दर है। केरल की साक्षरता दर 94.0, लक्षद्वीप की 91.8, मिजोरम की 91.3 और गोवा की 90। कह रहे हैं कि बताओ कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर जो है वो गोवा है। गोवा की साक्षरता इतनी नहीं है, गोवा की साक्षरता जो है वो है 88.7%। ठीक है, ना कि 90। तो इसी वजह से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ गया सूचियों वाला। सुमेलित करने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो सुमेलित क्या करना है? राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाना है उनके राज्यों से, तो बिखरे हुए हैं अलग अलग। जैसे कि दुधवा, कान्हा, इंद्रावती और केबुल लामझाओ कहाँ कहाँ पर हैं? कौन कौन राष्ट्रीय राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो दुधवा कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कंफ्यूजन होनी चाहिए, है ना। उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और दुधवा नहीं पता तो बहुत गड़बड़ है। तो दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं दिया, लिख देते एक बार। तो दुधवा कहाँ आएगा? 2, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कान्हा कहाँ आएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। 2-1 कोशिश कर सकते हैं तो चाहे तो हम इसी से निकाल सकते हैं अगर ऑप्शन सेट हुए तो। जैसे कि ए के लिए जहां 2 दिया है वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ए के लिए 2, ये आंसर हो सकता है। अभी नहीं, पहले चारों देखने। ए के लिए 1, ये आंसर कभी भी नहीं होगा। ए के लिए 2, देखो मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो सकती है, परेशान करेगा। और यहाँ पर ए के लिए 3, तो ये भी नहीं होगा। तो जहां पर ए के लिए 2 है वही हो सकता है हमारा आंसर। आगे देखते हैं, कान्हा के लिए मध्य प्रदेश। अब देखो ये भी कह रहा है मध्य प्रदेश और ये भी कह रहा है कान्हा के लिए मध्य प्रदेश, तो आंसर जो है वो सी डी से निकलेगा हमारा। एक तरफ है इंद्रावती, एक तरफ है केबुल लामझाओ। अब केबुल लामझाओ जो है ना, ये थोड़ा सा नाम कैसा लग रहा है? कहाँ का होगा? छत्तीसगढ़ का होगा या मणिपुर का होगा? किधर का होगा? तो केबुल लामझाओ जो है वो देखते पता चल रहा है कि ये मणिपुर का है, इंद्रावती छत्तीसगढ़। तो 2-1-4-3 जहां है वही हमारा आंसर है। कहाँ है 2-1-4-3? 2-1-4-3, 3-4, तो ये एलिमिनेटेड और ए हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दलहन फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विश्व में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो क्या सच्चाई? क्या भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालें बनाता है? बनाता है या नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है, सही बात है। और सबसे ज्यादा दाल भारत में कहाँ उगती है? राजस्थान के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। भारत में अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा दाल कहाँ उत्पादित होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा दाल हम लोग उत्पादन करते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही। और पहला सही होगा तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कहवा उत्पादन की बात कर रहा है। कहवा उत्पादन के संदर्भ में विचार करने हैं 2 कथनों पे। कहवा एक छायादार पौधा है जिसे 25 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान एवं 70 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये कह रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या कहवा को हम लोग इतना तापमान दे सकते हैं? कहवा कहाँ उगता है? जनरली हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं किसको उगाते हैं। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में 25 से 38 डिग्री तापमान हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ना यहीं पर गलत हो जाता है। 25 से 38 डिग्री नहीं चाहिए होता, 15 से 18 डिग्री पे काम इसका चल जाता है। और 150 से 250 डिग्री की औसत वार्षिक वर्षा इसको चाहिए होती है। ठीक है, तो 150 से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा चाहिए और 25 डिग्री से 38 डिग्री नहीं, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसका काम हो जाएगा, अच्छी फसल होगी। ठीक है, कह रहा है कि भारत में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। क्या ये ठीक है? ये वाली बात ठीक है, कर्नाटक सबसे ज्यादा उगाता है, लेकिन कहवा वाली स्थिति में तापमान की मामला जो है वो काफी गड़बड़ है, थोड़ा ठंडा क्षेत्र इसको चाहिए होता है। ठीक है, तो दूसरा ही ठीक है और दूसरा ठीक होगा तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया था? सबसे कम लिंग का अनुपात कहाँ पर है भाई? ठीक है, यानी पुरुषों की तुलना महिलाएं कहाँ पर सबसे अधिक कम है?
हमारे ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, दमन दीव में। अगर लिंगानुपात देखें हम लोग तो हरियाणा के अंदर कितना है 879 का लिंगानुपात होता है। जम्मू कश्मीर में कितना है, थोड़ा सा ज़्यादा 889 का है, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर कितना है यहाँ पे लिंगानुपात, तो थोड़ा सा कम 818। दमन दीव में कितना है 618, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है लिंगानुपात, न्यूनतम पूछा है ना ऑप्शन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ही कम है दमन दीव में, तो इसीलिए प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई ओवोस मोटला क्या है, आपको ये बताना है क्या है ओवोस मोटला। मशरूम की प्रजाति है, वायु प्रदूषण का एक प्रकार है, चूहे मारने वाला पदार्थ है, या मीठे जल वाली एक मछली है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने ओडिशा के अंदर महानदी के मीठे पानी में एक नई मछली प्रजाति की खोज की और उसी मछली प्रजाति को नाम दे दिया ओवोस मोटला। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए सही होता है, ठीक। चीज़ें क्लियर हैं सभी को, बढ़िया। तो जब इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो फिलहाल आप लोग को सेशन पसंद आया तो लाइक करना है, बाकी साथियों तक शेयर करना है। बाकी की बात हम लोग करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।